आज से हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु टेस्ट सीरीज पर कार्य करेंगे और टेस्ट सीरीज से पहले आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। यानी हमने एक अलग प्रकार से रणनीति बनाई है कि आरएएस प्री परीक्षा से पहले आपके जितने भी टेस्ट पेपर लिए जाएंगे उससे पहले कम से कम आपको 10 से 12 टॉपिक्स पर डिटेल में काफ़ी सारे टॉपिक्स को शामिल करते हुए वीडियो लेक्चर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आज हम टेस्ट सीरीज हेतु वीडियो लेक्चर पार्ट 1 आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और इसमें हमने इंडिया जीके यानी भारत का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान दोनों से 3 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। मध्यकालीन भारत से हमने लिया है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, जबकि राजस्थान के जीके पर हम आज डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह तथा राजस्थान में जलवायु की स्थिति। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, काफी डिटेल सिलेबस है क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो भी ओरिजिनल क्वेश्चंस हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे उनमें से 90% से ज्यादा क्वेश्चंस ये जो लिखा हुआ है और जो डिस्कशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा उस पर आधारित होंगे। 5% क्वेश्चंस का जो स्कोप है वो इस वीडियो लेक्चर्स के बियॉन्ड हो सकता है क्योंकि उनमें काफी सारा कॉन्सेप्ट हमने शामिल किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, हम जो टेस्ट सीरीज पर काम करने वाले हैं दैट इज ओरिजिनल वर्क, ऐसा वर्क जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हम आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से आपके साथ तैयारी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप इसको पूरी तरह से ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमने इस टॉपिक में आज शामिल किया है भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित तुर्क आक्रमण। तुर्क कौन है? तुर्क मुस्लिम समुदाय में एक परंपरा है जिन्हें तुर्की मुसलमान कहा जाता है। तो भारत पर जो तुर्की आक्रमण है यह 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी हुआ और तुर्की आक्रमण का स्वरूप हम महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर जगह काफी कम है, इसलिए उस पर केवल की पॉइंट्स आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। उस की पॉइंट्स के अलावा काफी सारा मैटर अभी आपके समक्ष ओरली वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के आप इसको सुनने का प्रयास करेंगे। तुर्की आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण है महमूद गजनबी का अथवा महमूद गजनी का आक्रमण। तो महमूद गजनी कौन है और इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया तथा तत्कालीन परिस्थितियों में इसका आक्रमण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण रहा और उसने तत्कालीन मध्य एशियाई राजनीतिक परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो पहले हम महमूद गजनबी का अर्ली बैकग्राउंड जानेंगे क्योंकि उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे महमूद गजनबी यामिनी वंश से संबंधित था, यामिनी डायनेस्टी, और यामिनी वंश का आरंभ 10वीं शताब्दी में हुआ और यामिनी वंश के संस्थापक हैं अलप्तगीन। अलप्तगीन पहले मध्य एशिया में सासानी साम्राज्य के अंतर्गत गजनी के गवर्नर थे। गजनी यह सासानी राजवंश का एक प्रांत था जहां अलप्तगीन को गवर्नर नियुक्त किया गया था, किंतु 10वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते सासानी साम्राज्य अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण कमजोर हो गया। इसलिए अलप्तगीन ने इसका लाभ उठाया और स्वयं को गजनी में स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहीं से गजनी मध्य एशिया में सासानी साम्राज्य से अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान राष्ट्र में स्थित है। अलप्तगीन का उत्तराधिकारी आगे सुबुक्तगीन हुआ। सुबुक्तगीन ने ही गजनी का पर्याप्त विकास किया और उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल का शासन था और जयपाल भी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण वाला शासक था। जयपाल ने भी कई बार सुबुक्तगीन के राज्य पर आक्रमण किया और इन सभी परिस्थितियों को महमूद ने बहुत नजदीक से देखा। इसलिए जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई तब उसका पुत्र और उत्तराधिकारी महमूद गजनी का शासक बना और गजनी का उन्होंने जो विस्तार किया और गजनी से उन्होंने जो रणनीति अपनाई उसी के आधार पर उसके नाम के पीछे
महमूद गजनी अथवा महमूद गजनबी जोड़ा जाता है। तो तीसरी पीढ़ी में जाकर के यामिनी वंश में महमूद गजनी हुआ और महमूद गजनी आरंभ से ही बेहद महत्वाकांक्षी था। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण उसके पूरी तरह से संस्कारों और परंपराओं में बसा हुआ था और उस समय की मध्यकालीन जो परिस्थितियां हैं वह भी महमूद गजनबी के दृष्टिकोण के अनुरूप ही थी, क्योंकि इस समय मध्य एशिया में इराक की राजधानी बगदाद से तीसरी पीढ़ी के खलीफा शासन कर रहे थे और उन खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्लाह। और अल कादिर बिल्लाह ने गजनी में महमूद को वैधानिक सुल्तान मान लिया, इसलिए महमूद गजनबी दुनिया का या आजम का पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। तो ध्यान रखेंगे, सुल्तान की उपाधि का आरंभ भारत में महमूद गजनी से हो रहा है और महमूद गजनी को यह उपाधि उस समय बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने प्रदान की थी। सुल्तान का अर्थ है अरबी भाषा में प्रतिनिधि, एजेंट अथवा डेप्यूटी, यानी महमूद अब गजनी क्षेत्र से स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि मान करके शासन करेगा और खलीफा के आदेश पर ही वह मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत पर आक्रमण की रणनीति अपनाएगा। यद्यपि व्यवहार में महमूद गजनबी ने पूरी तरह से खलीफा के आदेशों का पालन नहीं किया और महमूद गजनबी स्वयं को संप्रभु सुल्तान अथवा संप्रभु और सार्वभौमिक शासक की तरह से प्रस्तुत करेगा। तो ये महमूद गजनी अथवा महमूद गजनबी का बैकग्राउंड हुआ। तो आपको ये पूरी जानकारी पता होनी चाहिए और इसके बाद हम महमूद गजनबी की विस्तारवादी रीति पर डिस्कस करेंगे। महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण, यानी महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसको लेकर के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ब्रिटिश इतिहासकारों और राष्ट्रवादी इतिहासकारों में काफी मतभेद बने हुए हैं कि आखिर महमूद गजनबी के आक्रमण के पीछे कौन सी तत्कालीन परिस्थितियों को उत्तरदायी माना जाए। तो महमूद गजनबी के आक्रमण के लिए दो परिस्थितियां उत्तरदायी थी, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत उसने खलीफा के आदेश पर भारत में और आसपास के सभी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि उस समय भारत में हिंदू शासन प्रणाली थी और हिंदू शासकों के द्वारा मूर्ति पूजा तथा मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की पूजा उपासना की जाती थी, जबकि मुस्लिम धर्म में अल्लाह या खुदा को निर्गुण निराकार माना जाता है, इसलिए उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती, अतः उसे मंदिर या किसी प्लेस पर पूजा नहीं जाता। जबकि हिंदू परंपरा में ईश्वर को सगुण विचारधारा के रूप में अधिकांशतः माना गया है और सगुण विचारधारा के अंतर्गत ही भगवान की राम कृष्ण शिव विष्णु के रूप में विभिन्न मूर्तियां बनाई जाती थी और मूर्तियों की आराधना के लिए भव्य मंदिर बनाए जाते थे। इसलिए इस्लाम धर्म की विचारधारा के अनुरूप भारत में जो मूर्तियों की पूजा की जाती थी उसे बुत परस्त कहा जाता था। बुत परस्त, ये क्वेश्चन आ चुका है। बुत परस्त अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बुत यानी मूर्तियां, इमेज वर्शिपर्स, मूर्तियों की पूजा करने वाले व्यक्तियों को बुत परस्त कहा जाता है। अतः महमूद गजनबी ने अपने धार्मिक कारण से प्रेरित होकर के इन बुत परस्त मूर्ति पूजकों के देश को, उनकी मूर्तियों को तोड़ करके और उन्हें बुत सिकन बनाना था। तो महमूद गजनबी ने भारत में हिंदू मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और तब उसने इस उपलक्ष्य में उपाधि धारण की और अरबी भाषा में उस उपाधि का नाम है बुत सिकन। बुत सिकन अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला, मंदिरों को नष्ट करने वाला, मूर्ति भंजक, आइडोल डिस्ट्रॉयर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, बुत सिकन और बुत परस्त। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दूसरा उद्देश्य था महमूद गजनबी के आक्रमण का भारत में आर्थिक, यानी भारत आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध था और काफी सारा आर्थिक संसाधन उस समय मंदिरों को दान के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा भारत की आर्थिक संपदा की कहानी अरबी मुसलमानों और वहां के व्यापारियों के माध्यम से मध्य एशिया में पहुंचाई गई थी और वही सब कहानियां महमूद गजनबी बचपन में ही सुन चुका था, इसलिए वह भारत के आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करना चाहता था और इसी के अधीन होकर के उसने भारत पर आक्रमण किया और उसने भारत के काफी मंदिरों को लूटा, काफी राजाओं को पराजित किया और उनसे बदले में विभिन्न प्रकार का
वित्तीय धन और संसाधन प्राप्त किए और इन सभी संसाधनों को लेकर के वह अपने शहर गजनी गया और गजनी का उसने पूरी तरह से विकास किया। इसलिए महमूद गजनवी के राज्य में उस समय दुनिया के और मध्य एशिया के महान अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के विद्वान निवास करेंगे, वह उनको शरण प्रदान करेगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के पीछे राजनीतिक उद्देश्य कभी भी नहीं माना जाता, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य का अर्थ होता है कि वह भारत पर आक्रमण करके वहां इस्लामी शासन की स्थापना करना चाहता था। यह महमूद गजनवी के उद्देश्य में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी ने सन 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार 17 टाइम्स आक्रमण किया और हर आक्रमण में वह सफल रहा, विजयी रहा और इन 17 आक्रमणों ने भारत की तत्कालीन दुर्बल और विकेंद्रित एवं खंडित राजनीतिक परिस्थितियों को उसमें उजागर कर दिया कि क्या कारण है कि अकेला महमूद गजनवी उत्तरी भारत की इतनी महान राजपूत शक्तियों को पराजित करता गया और सभी राजपूत शक्तियां एकत्रित होकर के महमूद गजनवी के मार्ग को नहीं रोक पाई। तो आप समझ सकते हैं कि 11वीं शताब्दी में तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियां कितनी दुर्बल थी और भारत कितना विखंडित राष्ट्र बन चुका था और ऐसी परिस्थितियां हमेशा बाह्य आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो महमूद गजनवी ने अपना सबसे पहला आक्रमण किया था सन 1000 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी भारत के सीमांत दुर्गों पर, फ्रंटियर फोर्ट, सीमांत दुर्ग या किले, जो उस समय उत्तर पश्चिम में पंजाब के जो राजा थे हिंदू शाही राजवंश के जयपाल, उनके अधीन थे। तब महमूद गजनवी ने जयपाल राजा के अधीन जितने भी दुर्ग थे उनमें से अधिकांश दुर्गों को जीत लिया। इसके पश्चात जयपाल ने विरोध किया, महमूद गजनवी के राज्य पर आक्रमण किया। तब महमूद गजनी ने प्रतिकार करने के लिए जयपाल पर आक्रमण किया 1004 ईस्वी में। इसमें जयपाल पराजित हुआ और जयपाल की सहायता के लिए विभिन्न हिंदू शासकों ने अपनी आर्थिक एवं सैन्य मदद प्रदान की। इसके बावजूद जयपाल पराजित हो गया। बाद में जयपाल एक बार और पराजित हुआ और पराजय से अपमानित होकर के आगे जाकर के जयपाल ने आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात हिंदू शाही राजवंश में जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल हुआ और आनंदपाल को भी महमूद गजनी ने आगे जाकर के 1006 ईस्वी में पराजित किया। आनंदपाल अपना राज्य छोड़कर भाग गया और तब आनंदपाल के बेटे सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और महमूद गजनी ने इसके बदले में उसको नवास शाह की उपाधि प्रदान की तथा मुल्तान का गवर्नर उसको नियुक्त किया। और इसके पश्चात हिंदू शाही राजवंश में जयपाल का उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल हुआ और त्रिलोचन पाल भी महमूद गजनवी से पराजित हुआ। इस प्रकार महमूद गजनी का सबसे ज्यादा विरोध उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही राजवंश के शासकों ने किया। फिर भी ये सभी शासक मिलकर के महमूद गजनवी का रास्ता नहीं रोक पाए। इसके पश्चात महमूद गजनवी ने विभिन्न राज्यों पर आक्रमण किया। 1006 ईस्वी में ही उसने भारत में मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया और मुल्तान के उस समय शासक थे मुल्ला फतेह दाऊद। तो मुल्ला जो फतेह दाऊद थे उनको पराजित किया। वो सिया मुस्लिम राज्य को पालन करते थे, तो धार्मिक दृष्टि से सिया थे। तो महमूद गजनवी ने उनको पराजित किया था। पराजित करने के पश्चात मुल्तान का जो क्षेत्र है वो आनंदपाल के बेटे सुखपाल को प्रदान किया था और इसके पश्चात महमूद गजनवी के लगातार भारत पर आक्रमण होंगे, जिनमें आगे जाकर के पेशावर, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, कालिंजर और 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण भारत पर हुआ सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ गुजरात में है, काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर। तो सोमनाथ में उस समय सोम यानी भगवान शिव का मंदिर था और गुजरात में उस समय चालुक्य अथवा सोलंकी वंश का शासन था और इस वंश के अधीन राजा भीम प्रथम वहां शासन कर रहे थे। जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो राजा भीम प्रथम ने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया और वह राजधानी को छोड़ करके भाग गए। तब लगभग 50,000 हिंदुओं ने महमूद गजनवी का रास्ता रोकने का प्रयास किया, क्योंकि महमूद गजनवी ने इन सभी को मौत के घाट उतार दिया और उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और यहाँ की समस्त प्रकार की आर्थिक संपदा को वह अपनी राज्य गजनी में ले गया। इस प्रकार सोमनाथ का आक्रमण भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
जब महमूद गजनबी इतने भारी संसाधनों को ले जा रहा था, तब राजस्थान और उत्तर पश्चिमी सीमा पर जाट एवं पंजाब के खोखर प्रजाति ने महमूद गजनबी का विरोध किया। तब महमूद गजनबी इनको पराजित करने के लिए 1027 में पुणे वापस आया और इनको पराजित करके फिर से अपने राज्य में चला गया। और इसके पश्चात 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार महमूद गजनबी का जो राज्य है वो अपराजय बना रहा और उसने एक आंधी तूफान की तरह से अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य को पूरा किया। महमूद गजनबी का सांस्कृतिक योगदान, यानी महमूद गजनबी ने भारत से जो भी संसाधन प्राप्त किए उसके आधार पर उसने गजनी राज्य का सांस्कृतिक एवं आर्किटेक्चर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया। और इसका प्रमाण यह है कि उस समय दुनिया के महान विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में शरण पाते थे, जिनमें 3 विद्वान महत्वपूर्ण हैं, अल-बरूनी, फिरदौसी, अल-उतबी। अल-बरूनी जो ख्वारिज़्म का निवासी था और महमूद गजनबी ने जब ख्वारिज़्म क्षेत्र पर आक्रमण किया था तब अल-बरूनी को इसने बंदी बना लिया था और बाद में अल-बरूनी की योग्यता से महमूद गजनबी प्रसन्न हो गया, तब इसे अपने दरबार में इसने शरण प्रदान कर दी। अल-बरूनी ने 3 ग्रंथ महमूद गजनबी के दरबार में रहकर लिखे और इनमें से एक महान ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों पर बेहतरीन प्रकाश डालता है, जिससे इतिहास लेखन में काफी मदद मिलती है, और वह ग्रंथ है किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद, या इंग्लिश में इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। और इसी ग्रंथ में इसने 11वीं शताब्दी में भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का विशद वर्णन किया है। इसके अलावा अल-बरूनी ने 2 ग्रंथ और लिखे, कानून ए मसौदी, यह खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है, और तीसरा ग्रंथ था जवाहिर, और यह ग्रंथ खनिज विज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार महमूद गजनबी का आक्रमण भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यद्यपि इसने तात्कालिक दृष्टि से कोई राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि भारत में महमूद गजनबी के आक्रमण के पश्चात मुस्लिम शासन आरंभ नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में अन्य तुर्की आक्रमण के लिए इसने एक लाइन बना दी। महमूद गजनबी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे जाकर के 12वीं शताब्दी के मध्य से मोहम्मद गौरी ने भारत पर पुनः आक्रमण आरंभ किए। मोहम्मद गौरी कौन है, इसका अर्ली बैकग्राउंड पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। मोहम्मद गौर एक राज्य था, यानी गजनी का पड़ोसी राज्य था गौर, और गौर वर्तमान में अफगानिस्तान राष्ट्र में है। गौर राज्य 11वीं शताब्दी तक महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव में रहा, और जब महमूद गजनबी अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रसार कर रहा था तब उसने महायान बौद्ध धर्म का विरोध किया और गौर राज्य को इस्लामिक झंडे के नीचे लाने के लिए इस पर आक्रमण कर दिया तथा गौर राज्य को उसने जीत लिया और इसे गजनी साम्राज्य के अधीन एक प्रांत बना दिया। इस प्रकार गजनी साम्राज्य गौर साम्राज्य है वो गजनी के अधीन शासित रहा है। आगे जाकर के गौर साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के सरदारों का वर्चस्व बढ़ा, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सरदार थे संसवानी सरदारों ने गजनी के शासक महमूद गजनी की नीतियों का विरोध किया, और उसी परंपरा में आगे जाकर के मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ। और मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था और उसने गौर क्षेत्र को गजनी के आधिपत्य से मुक्त कराया, और 1175 ईस्वी से उसने गौर क्षेत्र से स्वतंत्र शासन करना आरंभ किया। और बाद में मोहम्मद गौरी ने गजनी पर भी आक्रमण किया और गजनी को गौर साम्राज्य के अधीन मिला लिया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनबी से ज्यादा बेहतर कार्य इतिहास की दृष्टि से किया। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण की सीरीज आरंभ की 1175 ईस्वी से, यानी 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान और सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसके पश्चात उसने 1178 ईस्वी में 1178 एडी में गुजरात राज्य पर आक्रमण किया। यानी गुजरात राज्य में अभी भी सोलंकी चालुक्य वंश के राजा मूलराज सेकंड का शासन था, मूलराज द्वितीय, और मूलराज द्वितीय के साथ 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। फिर मोहम्मद गौरी वापस चला गया और इसके बाद उसने पंजाब के रास्ते से
फिर से भारत पर आक्रमण की रणनीति अपनाई और उसने अपनी रणनीतिक क्षमताओं में शैली में काफी बदलाव किया और इस बदलाव के द्वारा उसने पंजाब क्षेत्र के आसपास के भूभाग पर आक्रमण किया। जबकि उस समय पंजाब की जो सीमा चौकी है दिल्ली के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के अधीन आती थी, तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का प्रतिरोध किया और दोनों के मध्य तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन वर्तमान में हरियाणा के सोनीपत और पानीपत जिले के भीतर स्थित है। तब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। मोहम्मद गौरी कुछ कारणों की वजह से पराजित हो गया। मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया। और पृथ्वीराज चौहान की इतिहास में सबसे बड़ी भूल यही मानी जाती है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी को पकड़कर उसकी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य में आकर के पुनः अपने विलासता के जीवन में डूब गया, जबकि उधर मोहम्मद गौरी युद्ध की तैयारियों में पूरी तरह से रत रहा। इसलिए 1 साल बाद फिर से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और इस बार तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, 1192 एडी में, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात उसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई कि नहीं हुई, बाद में क्या हुआ, इस संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अपने राज्य में ले गया और वहां नृशंस तरीके से उसकी हत्या की, जैसा कि चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया है। चंद्रवरदाई उस समय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बाद में माफ कर दिया था और इसका प्रमाण यह है कि मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम का उल्लेख हुआ है। मोहम्मद बिन साम, खैर जो भी हो, अभी यह इतिहास में विवाद का विषय बना हुआ है। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत में दिल्ली अजमेर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात कन्नौज में राजपूत शासक जयचंद का शासन था। तो राजपूत शासक जयचंद भी महत्वाकांक्षी था। उसने आरंभ में सोचा कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके महमूद गजनवी की तरह से लूटपाट करके वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी ने भारत में रहने का फैसला कर लिया। तब राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को चुनौती प्रस्तुत की और दोनों के मध्य परिणाम स्वरूप 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में है, यमुना नदी के किनारे, और इस युद्ध में राजा जयचंद पराजित हुए और मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद की हत्या कर दी। इस प्रकार कन्नौज तक का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधीन आ गया और अब मोहम्मद गौरी के स्वयं के गौर राज्य में विद्रोह हो गया और वहां की प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों ने गौर राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसलिए मोहम्मद गौरी भारत के जीते हुए क्षेत्रों को अपने महत्वपूर्ण सेनापति व उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वापस अपने राज्य में चला गया। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, किंतु मोहम्मद गौरी के 4 महत्वपूर्ण सेनापति थे और उन सेनापतियों को वह अपने पुत्रों के समान स्नेह करता था और उन्हें अपने पुत्र या संतान का दर्जा दिया था, जिनमें सबसे प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था ताजुद्दीन एल्दूज, तीसरा था नासिरुद्दीन कुवाचा और चौथा था बख्तियार खिलजी। और इनमें से उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए साम्राज्य के लिए सेलेक्ट किया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण ज्यादा प्रभावी रहा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जीते हुए क्षेत्रों पर अब मुस्लिम शासन की स्थापना का निश्चय कर लिया। बाद में मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रजा का मन और विश्वास जीतने के लिए सिक्के जारी किए और उन सिक्कों पर एक तरफ उसने कलीमा खुदवाया और दूसरी साइड में लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया। माता लक्ष्मी जो भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान विष्णु की धर्मपत्नी मानी जाती हैं और इससे वह हिंदू आस्था को अपने प्रति आकर्षित करना चाहता था। ऐसा उसने नवीन प्रकार की मुद्रा व्यवस्था जारी करके किया। उस समय भारत में चांदी और तांबा धातु के मिश्रित प्रकार के दहली वाला सिक्के इन राजपूत शासकों द्वारा चलाए जाते थे और इन्हीं दहली वाला सिक्कों की नकल पर उसने इस प्रकार के सिक्के जारी किए जिन पर लक्ष्मी का चित्र अंकित होता था। आगे जाकर के 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारत का जीता हुआ साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे जाकर के उस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, तो आज हमने ये तुर्क आक्रमण से संबंधित टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम
दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक टॉपिक गुलाम वंश का डिटेल में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत क्या है? राजधानी दिल्ली से विभिन्न सुल्तानों ने जो शासन किया उसे सल्तनत कहा जाता है। सल्तनत अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है साम्राज्य, क्षेत्र, राज्य अथवा एम्पायर। तो जितने भी सुल्तान राजधानी दिल्ली से शासन करेंगे उनके राज्य को सल्तनत के रूप में संबोधित किया जाएगा। दिल्ली सल्तनत का समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। 1526 ईस्वी में बाबर ने सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और इसी के साथ सल्तनत का एंड हो गया और उसके स्थान पर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। तो दिल्ली सल्तनत में क्रम से 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहला राजवंश है गुलाम वंश जो 1200 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। दूसरा राजवंश है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक है। तीसरा राजवंश है तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करेगा। चौथा राजवंश है सैयद वंश जो 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करेगा और पांचवा राजवंश है लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करेगा। अब हम दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? और गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आरंभिक जीवन में गुलाम या दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता बेहद गरीब थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक कारणों से बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के एक बाजार में बेच दिया था। तब उस बाजार से एक व्यापारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया और आगे जाकर के मोहम्मद गौरी ने उस व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ से ही महत्वाकांक्षी एवं प्रतिभाशाली था, इसलिए मोहम्मद गौरी ने उसकी परवरिश की और आगे जाकर वह मोहम्मद गौरी के 4 सेनापतियों में सबसे महान सेनापति बना और उसे ही मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत का जीता हुआ क्षेत्र विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभिक जीवन में दास था, गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए जब उसने भारत में दिल्ली सल्तनत आरंभ किया तब तत्कालीन इतिहासकारों ने प्रजा ने उसे गुलाम वंश के सुल्तान के रूप में संबोधित किया। जबकि कुछ विद्वान गुलाम वंश या दास वंश पर आपत्ति महसूस करते हैं और उनके अनुसार इसके स्थान पर उसे मामलूक वंश कहना चाहिए। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता कभी दास ना रहे हो। इस रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता कभी किसी के दास नहीं थे और अतः उसे मामलूक वंश का सुल्तान कहना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना की और सल्तनत का शासन आरंभ किया तब उसने दिल्ली के स्थान पर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और इसका कारण था राजनीतिक। मोहम्मद गौरी के ने जब अपना जीता हुआ क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित किया तब मोहम्मद गौरी के 3 अन्य सेनापति एल्दुज, कुवाचा, बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस प्रकार साम्राज्य दिए जाने का विरोध किया और उन्होंने दावा किया कि हम असली तुर्की मुसलमान हैं, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास है, अतः इसे दिल्ली का या भारत का राज्य नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने इन प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के लिए लाहौर को सेंटर बनाया, क्योंकि एल्दुज ने उस समय लाहौर पर कब्जा कर लिया था। लाहौर के आसपास के क्षेत्र उसके अधीन आ चुके थे। कुवाचा ने मुल्तान और सिंध के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और बख्तियार खिलजी भारत के अंदरूनी मामलों में प्रवेश कर रहा था। ऐसी स्थिति में इनको पराजित करने के लिए उसे दिल्ली से लाहौर जाना पड़ा, अतः उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया और एल्दुज एवं कुवाचा को पराजित किया, किंतु इनको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एवं सिपह सालार की उपाधियां धारण की, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया और ना ही अपने नाम से उसने सिक्के जारी किए और ना उसने खुतबा पढ़ा, यानी ना उसने धार्मिक उपदेश पढ़ा, क्योंकि खलीफा ने उसको मान्यता प्रदान नहीं की थी और ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से इस प्रकार का सर्टिफिकेट या सनद लेने का प्रयास किया। मुस्लिम परंपरा में एक नियम बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति सुल्तान के रूप में शासन करेगा उसे मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा से शासन करने हेतु आज्ञा पत्र लेना होता था, जिसे सनद, प्रमाण पत्र या मंसूर कहा जाता था।
लेकिन कुतुबुद्दीन ने ऐसा मंसूर या सनद कभी भी प्राप्त नहीं की। बाद में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी अथवा दास्ता से मुक्त कर दिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने ही उसको अपना गुलाम बनाया था। अतः मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे दास्ता का जो पत्र था उससे उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। लेकिन विद्वान इस परंपरा को उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि दास मुक्ति से मुक्त करने का अधिकार उस समय खलीफा के पास था, वैधानिक और नैतिक रूप से। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक है जो बिना सुल्तान के ही छोटी सी उपाधियां मलिक एवं सिपहसालार को धारण करके भारत में शासन आरंभ करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें से उसका मूल शासन 1206 से 1210 ईस्वी का ही माना जाता है। तो कुल उसने 4 वर्ष तक शासन किया और 1210 ईस्वी में पोलो खेल, जिसे उस समय चौगान खेल कहा जाता था, चौगान खेल या पोलो खेल खेलते हुए लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई और वही बाद में उसको दफना दिया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजनीतिक दृष्टि से योगदान ज्यादा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका पूरा जो समय अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ संघर्ष में व्यतीत हुआ। इसके बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके आधार पर उसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में और दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक शरीयत एवं कुरान तथा पूरी तरह से इस्लामिक परंपरा के अनुसार शासन करता था और उसने कुरान को पूरी तरह से याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था, इसलिए उसे आगे जाकर कुरान खां की उपाधि दी गई। तथा वह अपने स्वभाव में काफी उदार था, गरीबों को, बेसहारा व्यक्तियों को और आवश्यक व्यक्तियों हेतु वह दान दक्षिणा बहुत देता था, इसलिए उसे आगे जाकर के लाख वक्स, लाखों का दान करने वाला, बख्शने वाला अथवा हातिम सेकंड, हातिम द्वितीय की उपाधि से भी नवाजा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चरल फील्ड में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली बार मीनार और मस्जिद का आरंभ किया और भारतीयों के लिए पूरी तरह से नवीन तत्व थे। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत की पहली मस्जिद कुतुब मस्जिद अथवा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में आरंभ की और इसका निर्माण कार्य उसने 1197 ईस्वी के बाद ही कर दिया था। यानी जब वो सुल्तान नहीं बना था उससे पहले उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया था और जब वो सुल्तान बन गया तब तक उसका निर्माण कार्य जारी रहा और तब इसका निर्माण कार्य उसने पूरा किया। कुब्बत का अर्थ होता है शक्ति, यानी इस मस्जिद को भारत में शक्ति का, विजय का, फतेह का प्रतीक माना गया। मस्जिद मुस्लिम परंपरा के अनुसार ऐसा स्थान होता है जहां मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सामूहिक प्रार्थना, उपासना अथवा अल्लाह खुदा को याद करते हैं, जबकि मकबरा एक ऐसा स्थान होता है जहां किसी मुस्लिम व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके अवशेषों पर जो बिल्डिंग बनाई जाती है, संतों और फकीरों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत की पहली मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। आगे जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी मस्जिद में एक मीनार बनवाई जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और उस समय इसमें 4 मंजिलें थी और इसका निर्माण कार्य आगे जाकर के इल्तुतमिश ने पूरा किया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ की गई कुतुब मीनार में अलाउद्दीन खिलजी ने आगे जाकर के एक प्रवेश द्वार निकलवाया जिसे अलाई दरवाजा कहा गया और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल बनवाई। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन IAS, RAS और अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके दक्षिणी भाग में अलाई दरवाजा बनवाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं मंजिल बनवाई। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने चिश्ती परंपरा के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक निजी रूप से चिश्ती परंपरा के उन संत में आस्था और विश्वास रखता था। और मीनार का अर्थ होता है सर्वोच्चता अथवा श्रेष्ठता, यानी मीनार
बहुत ऊंचा स्थान होता था और जिसके माध्यम से भारत पर मुस्लिम सिद्धांतों को सर्वोच्च रूप में स्थापित किया गया। और मीनार का आगे जाके प्रयोग शरीयत कुरान के अनुरूप नमाज पढ़ने के लिए किया जाता था। मुस्लिम परंपरा में ऊंचे स्थान पर बैठ करके एक व्यक्ति ऊंचे स्वर में नमाज अदा करता था और अन्य व्यक्ति उसे श्रवण करके नमाज अदा करते थे। कुतुब मीनार का जब निर्माण कार्य पूरा हो गया, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया गया। यानी 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में काफी डिस्प्यूट बना हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा जब अजमेर में बनाया गया तो उस समय एक संस्कृत विद्यालय था, क्योंकि संस्कृत विद्यालय के काफी सारे आर्टिकल्स और श्लोक अभी भी 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर दिखाई देते हैं। तो संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके शायद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन दोनों उस क्षेत्र में सूफी संतों की स्मृति में 2.5 दिन का या 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता था। उसी आधार पर इसका नाम इस रूप में रखा गया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण कार्य आरंभ किया तब वहां पर एक जैन मंदिर था। तो पहले उसने जैन मंदिर को तोड़ा। कुछ विद्वान कहते हैं कि वहां पर भगवान विष्णु का मंदिर था, तो भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़ करके शायद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। किंतु अभी भी इतिहासकारों के मध्य इस संबंध में काफी सारे मतभेद बने हुए हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, किंतु आराम शाह एक अयोग्य सुल्तान था, वह शासन के योग्य नहीं था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसे पराजित किया और 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन आरंभ किया। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का और सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से पूरी तरह से दिल्ली स्थानांतरित किया और दिल्ली का विकास इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने तत्कालीन परिस्थितियों में तुर्की सरदारों के विरोध को शांत करने के लिए उनका एक संगठन बनाया, तुर्क-ए-चहलगानी अथवा चालीसा, और चालीसा दल बनाकर के उसने तुर्की सरदारों के विरोध को शांत किया और उन्हें प्रशासन में भागीदार बनाया तथा उन्हें साम्राज्य के प्रति और सल्तनत के प्रति अधिक निष्ठावान बनाने के लिए और प्रशासनिक कार्यों के केंद्रीकरण हेतु उसने एकता व्यवस्था आरंभ की। एकता का अर्थ होता है ऐसा भूमि का टुकड़ा, ऐसा भूखंड जिससे रेवेन्यू प्राप्त होता है, और इस प्रकार की एकताएं उसने मुख्यतः तुर्की सरदारों को प्रदान की थी। तो एकता अरबी भाषा का शब्द है। तो एकता को भूमि का टुकड़ा, भूमि का भाग अथवा प्रांत कहा जा सकता है और राजधानी दिल्ली से इन एकताओं पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का केंद्रीकरण यहाँ से आरंभ हुआ। उसी प्रकार उसने व्यापार वाणिज्य को संचालित करने के लिए मुद्रा व्यवस्था पर कार्य किया। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को इस संबंध में कोई भी पर्याप्त अवसर नहीं मिला था, तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया और तांबे का जीतल सिक्का जारी किया, जो आगे जाकर के सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था का वैज्ञानिक आधार बनेगा। यानी इल्तुतमिश ने जब शासन कार्य आरंभ किया उसी समय मध्य एशिया में राजनीतिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो गईं और मध्य एशिया में मंगोल नेता चंगेज खान का भारत पर आक्रमण हुआ 1220 से 1221 ईस्वी में। यानी चंगेज खान ने डायरेक्ट भारत पर आक्रमण नहीं किया था। उस समय ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी चंगेज खान के विरोधी थे, तो चंगेज खान उसकी हत्या करना चाहता था। इसलिए मांगबरनी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, शरण के लिए भारत की ओर प्रवेश किया। तब चंगेज खान के आक्रमण के खतरे को देखते हुए इल्तुतमिश ने उसको किसी प्रकार की शरण प्रदान नहीं की। इस प्रकार चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश का समकालीन था। यद्यपि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह बाद में वहां से वापस हो गया था। इल्तुतमिश का सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न दृष्टियों से महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैसे इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था, क्योंकि इल्तुतमिश ने उस समय इराक के खलीफा से वैधानिक पत्र प्राप्त किया और इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसको खलीफा ने भारत में शासन करने हेतु अपना उत्तराधिकारी बनाया और सनद एवं मंसूर प्रदान किया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी कार्य किया। इल्तुतमिश का पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जिसकी जनजातियों के खिलाफ एक आक्रमण के समय मृत्यु हो गई थी, तब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में भारत का पहला मकबरा बनाया। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली में, यह भारत का पहला मकबरा है, ध्यान रखेंगे। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा जिसे सुल्तान गढ़ी भी कहा जाता है। सुल्तान का घर
होम ऑफ द सुल्तान जो दिल्ली में स्थित है, और सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा भी बाद में दिल्ली में ही बनाया गया। इल्तुतमिश ने उस समय अरबी फारसी के विभिन्न प्रकार के विद्वानों, संगीतज्ञों, चित्रकारों को अपने राज्य में शरण प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के स्थान पर अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। इस प्रकार रजिया ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। चूंकि तुर्की मुस्लिम परंपरा में महिला को शासका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी महिला पुरुष प्रधान समाज पर शासन नहीं कर सकती, ऐसा मध्यकालीन मुस्लिम परंपरा में एक मूल्य बना हुआ था। इसलिए रजिया प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह से योग्य थी। उसके बावजूद तुर्की सरदारों के संगठन चालीसा अथवा तुर्क-ए-चेहलगानी ने हमेशा रजिया का विरोध किया। रजिया ने भी संगठन को काउंटर करने के लिए विभिन्न प्रकार के रणनीतिक कार्य किए, जैसे उसने ही चालीसा दल के एक सदस्य अल्तुनिया ने विवाह कर लिया। इसके बावजूद चालीसा दल के सदस्यों ने 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल के पास रजिया और उसके पति अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया का अंत हो गया। रजिया की मृत्यु के पश्चात बहराम शाह सुल्तान बने 1240 से 1242 के बीच में, और यह बेहद कमजोर सुल्तान थे। इनके समय में नायब का पद बनाया गया। सुल्तान के बाद नायब का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, और चालीसा दल के एक सरदार ऐतगीन को प्रथम नायब बनाया गया। बहराम शाह के पश्चात मसूद शाह सुल्तान बने 1242 से लेकर के 1246 के बीच में, यानी 1242 से 1246 के बीच में बहराम शाह के पश्चात मसूद शाह सुल्तान बने। यह भी दुर्बल एवं अयोग्य सुल्तान था। और मसूद शाह के पश्चात 1246 से 1266 के बीच में नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बने। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही बलबन नाम का व्यक्ति सर्वोच्च सेनापति बना, और सुल्तान की समस्त शक्तियों को बलबन ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। इतिहासकारों ने संबंध में उल्लेख किया है कि बलबन ने सुल्तान को इस प्रकार से कैद कर दिया था कि सुल्तान भूखा मरने लगा, और सुल्तान जेल से शरीयत एवं कुरान की आयतों को प्लेन पेपर पर लिखता था और फिर उन्हें मार्केट में बेचता था अपने सैनिकों के माध्यम से, और उनके बेचने से जो पैसा मिलता था उससे अपना खर्च चलाता था। यानी बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के समय में समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया, सुल्तान को बंदी बना लिया, और उस सुल्तान के जीवन काल में ही बलबन ने छत्र का प्रयोग किया। और बलबन ऐसा करने वाला पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला व्यक्ति माना जाता है। और आगे जाकर के बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी, और 1266 ईस्वी में स्वयं सुल्तान बन गया। और 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक बलबन ने स्वयं शासन किया। बलबन ने चूंकि सुल्तान की हत्या की थी, इसलिए तुर्की मुसलमानों ने और तुर्की मुसलमानों के संगठन चालीसा ने बलबन का काफी विरोध किया, और प्रजा भी बलबन की काफी विरोधी हो गई थी। इसलिए बलबन ने अलग प्रकार की रणनीति अपनाई, यानी अपने विरोधियों को शांत करने के लिए बलबन ने लौह, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसके माध्यम से उसने अपने विरोधियों का पूरी तरह से समन किया। आगे जाकर के उसने तुर्की सरदारों के संगठन चालीसा अथवा तुर्क-ए-चेहलगानी का अंत किया, और अपनी प्रजा को अपने प्रति स्वामिभक्त बनाने के लिए उसने राजधानी दिल्ली में अपने राज्यारोहण के लिए एक लाल महल बनवाया, जिसे बलबन का लाल महल माना जाता है, और इसे गुलाम वंश में और दिल्ली सल्तनत में आतंक का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, बलबन ने अपने कुल की महत्ता को बढ़ाने के लिए, प्रजा में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए स्वयं का संबंध ईरान के तुर्की राजवंश आफ्रसियाब से संबंधित किया। बलबन ने प्रचारित किया कि वह तुर्की मुसलमानों से भी उच्च कुल आफ्रसियाब वंश से संबंधित है, और उसने ईरान की इन परंपराओं को, पारसी परंपराओं को दिल्ली सल्तनत में अपनाना शुरू कर दिया। और बलबन ने दिल्ली सल्तनत में इन परंपराओं के अनुरूप सिजदा एवं पैबोस आरंभ किया। सिजदा का अर्थ है कि जब बलबन अपने राज दरबार में ऊंचे सिंहासन में बैठेगा, तब जो भी व्यक्ति उससे मिलने के लिए आएगा वह पहले झुक करके सैल्यूट करेगा, सीधा करेगा। पैबोस का अर्थ है कि तब वह व्यक्ति अपने घुटनों पर बैठ करके सुल्तान बलबन के अंगूठे को चूमता था, और इससे तुर्की मुसलमानों का अपमान होता था, और तुर्की मुसलमानों में रक्त की श्रेष्ठता की जो भावना थी कि हम श्रेष्ठ मुसलमान हैं, उसको बलबन ने नीचा दिखा दिया। इसी प्रकार बलबन ने ईरानी परंपरा के आधार पर अपने पुत्रों के नाम कैकुवाद, कैकुसरो और शमसुद्दीन किमर्स के रूप में किए, और उसने विभिन्न प्रकार की
पारसी परंपरा मूल्यों को दिल्ली सल्तनत में उस समय आरंभ किया। बलबन ने गुलाम वंश में राजधानी दिल्ली का वास्तविक विकास किया। बलबन ने ही समस्त प्रकार के विद्रोह को शांत करने के लिए रक्षा विभाग या सेना विभाग बनाया, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है, और इसका अध्यक्ष होता था आरिज ए मुमालिक। और उसने अपने विरोधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जासूसी सिस्टम आरंभ किया, स्पाई सिस्टम। विभिन्न प्रकार के जासूस नियुक्त किए जिन्हें बरीद कहा जाता था, और आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी इस जासूस प्रणाली का व्यापक रूप में प्रयोग करेगा। इस प्रकार बलबन ने दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे कार्य किए जो अभी इससे पहले नहीं हुए थे। जैसे बलबन ने सुल्तान के पद की महत्ता को बढ़ाने के लिए एक तो ईरान के राजवंश से स्वयं का संबंध स्थापित किया, दूसरा उसने स्वयं को खलीफा के प्रतिनिधि के तौर पर ना देख करके स्वयं अल्लाह खुदा के प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत किया, और उसने दो प्रकार की उपाधियां धारण की। जिल्ल ए इलाही, जिल्ल ए इलाही का अर्थ है राइट हैंड ऑफ गॉड, ईश्वर का, सॉरी, जिल्ल ए इलाही का अर्थ है शैडो ऑफ गॉड, यानी भगवान की, ईश्वर की छाया। और दूसरी उपाधि थी नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, इसका अर्थ है अल्लाह खुदा का दाहिना हाथ, यानी राइट हैंड ऑफ गॉड। इस प्रकार उसने सुल्तान के पद की महत्ता को काफी बढ़ा दिया। बलबन जब बुजुर्ग हो गया तब उस समय उसके साम्राज्य पर मंगोलों का आक्रमण आरंभ हुआ, और उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को भेजा, और शहजादा मोहम्मद मंगोलों के आक्रमण में शहीद हो गए। तब शहजादा मोहम्मद को शहीद का दर्जा प्रदान किया गया। यह क्वेश्चन आ चुका है, यानी बलबन का पुत्र था शहजादा मोहम्मद, जिसे बाद में शहीद का दर्जा प्रदान किया गया। पूरी दिल्ली सल्तनत में, पूरे मुगल एम्पायर में किसी भी व्यक्ति को शहीद का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। और आगे जाकर के बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात स्वयं को एकांत में स्थित कर लिया, और उसने शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, और इसी के साथ बलबन का अंत हो गया। किंतु तुर्की सरदारों ने कै खुसरो के स्थान पर बलबन के दूसरे पुत्र बुगरा खां और उसके पुत्र कैकुवाद को सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार तुर्की सरदार फखरुद्दीन और उसका दामाद निजामुद्दीन, इन दोनों के हाथ में दिल्ली सल्तनत का पूरा साम्राज्य समय था, और इन्होंने कैकुवाद के संरक्षण में अपना शासन कार्य आरंभ किया। कैकुवाद नाम मात्र का सुल्तान था, समस्त शक्ति फखरुद्दीन और उसके दामाद निजामुद्दीन के हाथ में थी। आगे फखरुद्दीन की मृत्यु हो गई, तब निजामुद्दीन ही कैकुवाद के समय में सर्वे सर्वा बन गया, और आगे निजामुद्दीन ने कैकुवाद को अपने चंगुल में फंसा करके कै खुसरो की हत्या करवा दी, और फिर कैकुवाद को अपने पिता बुगरा खां के खिलाफ उसने विरोधी बना दिया। तब उसके पिता बुगरा खां के साथ उसकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बुगरा खां ने अपने पुत्र कैकुवाद के विरुद्ध झुक करके सीधा पैगोश किया, और इससे कैकुवाद बहुत लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ, और तब उसने अपने पिता से माफी मांगी। तब उसके पिता बुगरा खां ने साफ कह दिया कि निजामुद्दीन हम पिता पुत्रों के मध्य में भेदभाव पैदा करना चाहता है, हमें विरोधी बनाना चाहता है, इसलिए अगर तुम वास्तव में सुल्तान बनना चाहते हो तब निजामुद्दीन की हत्या कर दो, निजामुद्दीन से मुक्ति प्राप्त करो। तब कैकुवाद ने निजामुद्दीन की हत्या कर दी, और इसके बाद दो तुर्की सरदार मलिक एतमार कच्छन और मलिक एतमार सुरखा, इन दोनों के नाम आईएएस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं काफी समय पहले। मलिक एतमार कच्छन और मलिक एतमार सुरखा दोनों तुर्की सरदार थे। इन्होंने अब कैकुवाद के समय में शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। शीघ्र ही कैकुवाद को लकवा मार गया, यानी यह कैकुवाद आगे जाकर के विकलांग हो गया। तब उन्होंने कैकुवाद के 3 वर्ष के पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को सुल्तान घोषित कर दिया। कैकुवाद ने इन दोनों तुर्की सरदारों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी, जो उसमें पंजाब और समाना क्षेत्र में गवर्नर था, उसे राजधानी दिल्ली बुला लिया, और जलालुद्दीन खिलजी के साथ मिलकर के इन दोनों तुर्की सरदारों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जलालुद्दीन खिलजी ने आगे जाकर के इन दोनों तुर्की सरदारों की हत्या कर दी, और स्वयं को जलालुद्दीन ने शमसुद्दीन क्यूमर्स के संरक्षक के रूप में घोषित कर दिया, और आगे जाकर के जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स का वध कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया, और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा नया राजवंश खिलजी वंश
90 ईस्वी में आरंभ हुआ। इस प्रकार गुलाम वंश के बारे में जो भी लास्ट में जानकारी बताई गई है बलबन के पश्चात, ये जो माइनर सी इंफॉर्मेशन बताई गई है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित आज 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान में 1857 का विद्रोह और दूसरा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। 1857 का विद्रोह क्या है, यानी बहुत डिटेल में सुनाएंगे। इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, ब्लैक बोर्ड पर पॉइंट्स कम लिखे हुए हैं, लेकिन इनके बारे में पूरी माइनर और सूक्ष्म जानकारी आपको अभी बोलकर प्रस्तुत की जाएगी, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों ने किया, और जिस समय ये विद्रोह हुआ था उस समय का बैकग्राउंड समझिए। यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल अथवा वायसराय लॉर्ड केनिंग था। लॉर्ड केनिंग के अधीन राजस्थान में गवर्नर जनरल का एजेंट था पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी, ए यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ने राजस्थान की रियासतों को अपने अधीन करने के लिए अपना एजेंट नियुक्त किया, जो उसमें पैट्रिक लॉरेंस था। इसके अलावा राजस्थान पर नियंत्रण उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से भी किया जाता था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की राजधानी उस समय आगरा थी, और उसमें आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कॉल्विन। तो कॉल्विन भी वायसराय लॉर्ड कैनिंग के अंतर्गत कार्य करते थे। तो एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस था वो पूरे राजस्थान के संदर्भ में था, और उसके अधीन विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में विभिन्न रियासतों में नियुक्त किए गए थे। जैसे आमेर या जयपुर रियासत में मिस्टर ईडन को नियुक्त किया गया था, और जोधपुर या मारवाड़ में मैकमोसन को नियुक्त किया गया था। मेवाड़ या उदयपुर में उस समय मेजर सॉवर्स को नियुक्त किया गया था। कोटा में मेजर बटन थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ये पॉलिटिकल एजेंट थे जिन्हें राजस्थान की विभिन्न रियासतों में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग हुआ, उसके अधीन राजस्थान में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस हुआ। पैट्रिक लॉरेंस के अधीन विभिन्न रियासतों में विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल एजेंट हुए, और ये पॉलिटिकल एजेंट ही रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। इसलिए राजस्थान के अधिकांश जो राजा हैं वो ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो जाएंगे, लेकिन इन पॉलिटिकल एजेंट की वजह से वो इस 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के साथ भाग लेंगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको इस रूप में याद रखना है। 1857 के विद्रोह का कारण क्या है, स्वरूप क्या है, इसके कारण बहुत विस्तृत हैं। राजनीतिक कारण क्या है, यानी जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया, उसके शासन से भारत की राजनीतिक परिस्थितियां कमजोर हुई, भारतीय नागरिकों के राजनीतिक अधिकार पूरी तरह से कमजोर हुए, नागरिकों की स्वतंत्रता को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया, कुचल दिया गया था। और लॉर्ड बेरेजली ने जो साइक संधि प्रथा अपनाई थी तथा लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों के हड़पने की जो नीति अपनाई थी, उससे भारत के और राजस्थान के सभी राजा महाराजा और प्रजाजन दुखी थे। इसी प्रकार आर्थिक कारणों के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के तहत जो कृषि नीति, उद्योग नीति, व्यापार नीति लागू की गई थी, उससे भारत के साथ साथ राजस्थान राज्य को भी काफी नुकसान हुआ था। इसी प्रकार अंग्रेजी शासन ने भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया था, वह हस्तक्षेप भी आगे जाकर 1857 के विद्रोह का कारण बना। यानी अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के कानून बना करके भारतीय समाज की और राजस्थानी समाज की विभिन्न परंपराओं को और बुराइयों को रोक दिया था। जैसे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई। इसलिए राजस्थान के राजपूत राजा और समाज के अधिकांश व्यक्ति हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए, और उन्होंने इसे भारत के सामाजिक मामलों में अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप महसूस किया। इसके अलावा धार्मिक कारण के रूप में आप मान सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, भारतीयों को बड़े स्तर पर ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया, और ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले भारतीयों को हिंदू माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास किया, धार्मिक अयोग्यता कानून, जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया, और आगे जाकर इसका तात्कालिक कारण बना एनफील्ड राइफल का प्रयोग। यानी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना ने पहले ब्राउन बेस राइफल प्रदान की थी, अब उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल प्रदान की, और एनफील्ड राइफल प्रयोग में लिए जाने से पहले इसमें ग्रीजी बुलेट्स, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था,
और इस पर माना जाता है कि गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। गाय हिंदू परंपरा में पवित्र माना जाता है, माता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए संभव नहीं था। और सूअर को प्रतिविध निषेध जानवर माना गया मुस्लिम परंपरा में, इसलिए उनके लिए भी यह ठीक नहीं था। यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही सैनिकों ने इसे उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना और उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाला कारण माना। और यही कारण है कि आरंभ में सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ। तो 1857 के विद्रोह को कुछ विद्वान सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ विद्वान इसे राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, कुछ विद्वान इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ विद्वान इसे कुछ भी नहीं मानते। जैसे बी.डी. सावरकर बताएंगे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश इतिहासकार डिजरायली कहेंगे कि यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था, जबकि आर.सी. मोइनदार कहेंगे कि यह ना तो प्रथम विद्रोह था, ना राष्ट्रीय विद्रोह था और ना यह स्वतंत्रता संग्राम था। और अधिकांश विद्वान इसे एक सैनिक विद्रोह के रूप में मानते हैं, क्योंकि यह सैनिक छावनी से ही आरंभ हुआ था। तो भारत के संदर्भ में यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ जिला उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ था। और भारत के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में तकनीकी कारणों से इस तिथि को बदल करके 10 मई 1857 किया गया। और भारत में विद्रोह का नेतृत्व तत्कालीन अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर ने किया और उनके सेनापति उस समय नाना साहब एवं रामचंद्र बने हुए थे। इस प्रकार भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसी की छाया, उसी की शैडो अथवा उसका प्रतिबिंब राजस्थान में भी दिखाई देता है, क्योंकि राजस्थान उस समय भारत का एक भाग था, ब्रिटिश सरकार के अधीन एक रियासत थी। राजस्थान में उस समय अंग्रेजी सेना ने कौन कौन सी सैनिक छावनी बना रखी थी? तो राजस्थान में लगभग 6 स्थानों पर ब्रिटिश सेना की सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, एरिनपुरा आज का पाली जिला, इसी प्रकार से खैरबाड़ा आज का उदयपुर और देवली, टोंक तथा नीमच मध्य प्रदेश। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला बनाया जा चुका है। तो 6 मुख्य केंद्र थे जहां पर अंग्रेजी सरकार ने अपनी सैनिक छावनियों को उस समय बनाया था। अब ये विद्रोह राजस्थान में कहां से शुरू हुआ? नसीराबाद से। उससे पहले हम देखेंगे पॉइंट 4 आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, यानी आउवा उस समय जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। ठिकाना मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर राजा के अधीन एक जागीरदार रहता था और उन क्षेत्र विशेषों से वह राजस्व वसूलता था और प्रशासनिक कार्य देखता था। तो आउवा जोधपुर रियासत के अधीन एक ठिकाना था। उस समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे, जो अंग्रेजों के परम मित्र थे। 1857 के विद्रोह में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया और उन्होंने जोधपुर के राजा तखत सिंह और ब्रिटिश सरकार दोनों का विरोध किया। आउवा के राजा सुगाली माता के भक्त थे और सुगाली माता के बारे में कहा जाता है कि इनके 12 सिर थे और 54 इनके हाथ थे। तो सुगाली माता के उपासक थे। आगे जाकर के जोधपुर के राजा तखत सिंह के साथ इनका संघर्ष हुआ और जोधपुर के राजा को उस समय ब्रिटिश सेना के डेप्यूटी कैप्टन हीथकोट ने सहयोग दिया और कुशाल सिंह और हीथकोट के मध्य में 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में कैप्टन हीथकोट पराजित हुआ। इसके पश्चात स्वयं एजीजी पैट्रिक लॉरेंस आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ युद्ध में शामिल हुआ और तब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस भी पराजित हो गया और उसका स्थान मैकमोसन ने लिया और मैकमोसन इस युद्ध में मारा गया। पैट्रिक लॉरेंस और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध को गोरे और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। ये दोनों युद्ध एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किस किस के मध्य हुए और क्या इनके बारे में महत्वपूर्ण है। आगे जाकर के जब चेलावास के युद्ध में मैकमोसन की मृत्यु हो गई, तब कर्नल होम्स ने कुशाल सिंह का पीछा किया और कुशाल सिंह फिर यहाँ से भाग गए और उन्होंने नीमच में जाकर के ब्रिटिश सेना के सामने सरेंडर कर दिया। और फिर कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति को आउवा से उठा करके अजमेर ले गया और अजमेर संग्रहालय में बाद में से वहां पर स्थापित किया। उधर कुशाल सिंह ने नीमच की सैनिक छावनी में 1860 में सरेंडर कर दिया। ब्रिटिश सेना ने उसे बंदी बना लिया और उसके अपराधों की जांच के लिए टेलर आयोग बनाया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, टेलर आयोग बनाया।
टेलर आयोग ने बाद में साक्ष्यों सबूतों के अभाव में कुशाल सिंह को रिहा कर दिया। तो ये थी कुशाल सिंह की पूरी हिस्ट्री। कुशाल सिंह जब अपने राज्य से गए थे तब सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण प्रदान की थी। ध्यान रखेंगे सलूम्बर उदयपुर में है और यहाँ के जो रावत थे केसरी सिंह, उन्होंने कुशाल सिंह को और तात्या टोपे को तथा अधिकांश विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण प्रदान की थी। इसलिए उदयपुर के जो शासक है और ब्रिटिश सरकार के जो सेनापति हैं वो रावत केसरी सिंह से प्रसन्न नहीं थे। अगला है तात्या टोपे की भूमिका। वो तात्या टोपे, तात्या टोपे कौन है और तात्या टोपे इसको क्यों कहा जाता है? तांती टोपी यानी तांती निकली होती है ना, यानी जिस पर एक पंख लगी होती है उसे कहते हैं तांती। ऐसी पंख लगी टोपी ये पहनते थे, इसलिए इनका नाम तांती टोपी वाला या तात्या टोपे हो गया। जबकि इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और इनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के नासिक जिले के गांव में हुआ था और इनके पिता रामचंद्र राव थे जो उस समय मराठों की सेवा में थे और शीघ्र ही तात्या टोपे की माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अपने पिता के साथ मराठा साम्राज्य में रहे और मराठा साम्राज्य में उनकी परवरिश हुई। बाद में जब मराठे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में पराजित हो गए और मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने छीन लिया और बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब को महाराष्ट्र क्षेत्र से हटा करके कानपुर के बिठूर में स्थापित कर दिया, तब तात्या टोपे नाना साहब के साथ चले गए बिठूर कानपुर में, क्योंकि तात्या टोपे आगे जाकर के नाना साहब के सेनापति बने। नाना साहब का मूल नाम है धोंदू पंत। आगे जाकर के तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी में पराजित हो गईं, तब वो ग्वालियर गईं और ग्वालियर में उनको सहायता देने के लिए तात्या टोपे पहुंचे, किंतु वो लक्ष्मीबाई को बचा नहीं सके। इसके अलावा उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, वहां से वो पराजित हो गए। फिर उन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, किंतु उन्हें राजस्थान में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार के साथ कई युद्धों में वो पराजित हुए और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने उन्हें अपने राज्य में शरण दी और बाद में वो यहाँ से चले गए और अपने मूल प्रदेश में आ गए शिवपुरी। शिवपुरी में एक छोटा जागीरदार था मान सिंह, जो नरवर का जागीरदार था और तात्या टोपे का मित्र भी था, लेकिन उसने धोखे से तात्या टोपे को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया, क्योंकि मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ पहले ही संधि कर ली थी। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने तात्या टोपे को पकड़ करके 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी की सजा प्रदान की, फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद नसीराबाद और कोटा राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी और 1857 के विद्रोह का आरंभ 28 मई 1857 नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद अजमेर में है और नसीराबाद में विद्रोह कारण माना जाता है कि अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उनको एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर से नसीराबाद भेज दिया था, इसलिए सैनिक नाराज हो गए। सैनिकों को महसूस हुआ कि शायद लॉरेंस का हमें विश्वास नहीं रहा है और वह हमें देशद्रोही मानता है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए उसने गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र से डीसा सैनिक छावनी के सैनिकों को बुलाया। ध्यान रखेंगे डीसा सैनिक छावनी उस समय गुजरात के बनासकांठा में स्थित थी और वहां से सैनिकों को बुलाया था नसीराबाद के सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए। इस प्रकार नसीराबाद से विद्रोह आरंभ हुआ। नसीराबाद के सैनिक आगे जाकर के दिल्ली के सैनिकों के साथ शामिल हो गए और इसके पश्चात 3 जून 1857 को विद्रोह नीमच मध्य प्रदेश से आरंभ हुआ और नीमच मध्य प्रदेश में विद्रोह का आरंभ किया हीरा सिंह ने और इसके बाद देवली टोंक में विद्रोह आरंभ हुआ 4 जून 1857 को। वहां विद्रोह आरंभ किया है वजीर अली खान नवाब थे उनके खिलाफ मीर आलम खान ने और फिर राजस्थान के सभी क्षेत्रों में लगभग विद्रोह आरंभ हो गया। एरेनपुरा जो वर्तमान में पाली जिले में है और आउबा भी वर्तमान में पाली जिले में है, तो एरेनपुरा से विद्रोह किया था उसमें शीतल प्रसाद ने और विभिन्न प्रकार और अन्य उनके साथियों ने। एरेनपुरा के पश्चात यह लगभग पूरे राजस्थान में फैल गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे धौलपुर और बीकानेर केंद्र। यानी धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था रामचंद्र और हीरालाल ने।
इन्होंने धौलपुर में ब्रिटिश सेना के शस्त्रागार को लूट लिया, अस्त्र-शस्त्रों को लूट लिया, तब ब्रिटिश सरकार ने इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए पटियाला रेजिमेंट के सैनिकों को बुलाया था। ध्यान रखेंगे, धौलपुर को कंट्रोल करने के लिए पटियाला रेजिमेंट से सेना बुलाई गई थी। और बीकानेर केंद्र यानी बीकानेर का राजा जो सरदार सिंह था, बीकानेर का शासक सरदार सिंह अंग्रेजों का सबसे बड़ा भक्त था। उसने स्वयं सेना लेकर के भारतीयों के विद्रोह को शांत किया था और भारतीयों को कुचल दिया था। इसी प्रकार सलूम्बर और करौली केंद्र अच्छा, नसीराबाद के साथ कोटा केंद्र और रह गया, यानी कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था जयदयाल खान और मेहराब खान ने। और इस विद्रोह में इन्होंने कोटा में वहां के जो भी पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन की हत्या कर दी। बर्टन के साथ उनके 2 पुत्र भी मारे गए और एक डॉक्टर सोल्डर की भी हत्या की गई थी। सलूम्बर के रावत से केसरी सिंह, उन्होंने राजस्थान के अधिकांश विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण प्रदान की, जिनमें तात्या टोपे और कुशाल सिंह प्रमुख हैं। और करौली केंद्र का महत्व इस रूप में है, यानी कोटा में जब जयदयाल खान और मेहराब खान के नेतृत्व में मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई, कोटा के मेहराब राम सिंह द्वितीय को विद्रोही ने बंदी बना लिया, तब करौली के शासक मदनपाल ने अपनी सेना के साथ मिलकर के कोटा के महाराज को मुक्त कराया। तो इस रूप में करौली का योगदान आप ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह पर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मानी जाती है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जलवायु को मैप पर समझाया गया है, ABCDE 5 पॉइंट से राजस्थान के मैप को आप देखेंगे तो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, जहाँ थार का मरुस्थल है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ की जलवायु को ए बिंदु से बताया गया है और यह है शुष्क जलवायु। और यहाँ पर वर्षा का औसत जो परसेंटेज रहता है वो 0 से लगभग 20 सेंटीमीटर रहता है। इसके आगे है फिर बी सेंटर यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु रहती है। इसमें बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली, सिरोही के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। तो इसे अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर औसत वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। सी पॉइंट है अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र और अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में बारिश का औसत जो स्तर है वो है 40 से 60 सेंटीमीटर। और जो डी पॉइंट है ये है राजस्थान के पूर्वी मैदान और यहाँ वर्षा का औसत स्तर है 60 से 80 सेंटीमीटर। और ई जो पॉइंट है वो बता रहा है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और वर्षा का औसत है 80 से 120 सेंटीमीटर अथवा 80 से 150 सेंटीमीटर तक माना जा सकता है। यानी राजस्थान प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से ABCD 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ई सबसे ज्यादा जलवायु वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है। इस प्रकार जब आप यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तब वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। इसी प्रकार आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तब वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं और राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जहां से कुछ क्वेश्चन प्री और मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिमी मानसून से 90% बारिश होती है। यानी राजस्थान में जो 90% बारिश होती है, सर्वाधिक बारिश होती है, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का अर्थ है जो मानसून अरब सागर से आता है और आगे जाकर के वह एक शाखा के रूप में बंगाल की खाड़ी में विकसित होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है उसी से राजस्थान में लगभग 90% बारिश होती है। किंतु अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वह राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती क्योंकि इन मानसूनी हवाओं से बारिश कराने के लिए अरावली पर्वतमाला की पोजीशन स्थिति उचित नहीं है। अरावली पर्वतमाला एक बेहतरीन अवरोधक नहीं है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में स्थित है और अरब सागर से आने वाली नमी युक्त मानसूनी हवाओं की दिशा भी लगभग यही होती है। इसलिए ये मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला से टकराती नहीं है, बारिश नहीं करती हैं, इसके समानांतर निकल जाती हैं। और जब बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आती हैं तब वो अरावली पर्वतमाला से टकराती हैं और अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा की ओर भारी बारिश होती है। इसलिए पॉइंट ई और डी को समझ सकते हैं, ये अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग है जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है। ये बात आपको पूरी ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है शीतकालीन मानसून या मावट।
राजस्थान में शेष जो बारिश है वो शीतकालीन मानसून से होती है। शीतकालीन मानसून जो सर्दियों में मानसून आता है और जिसे राजस्थान में मावठ कहा जाता है। शीतकालीन मानसून का कारण माना जाता है भूमध्य सागर में उठने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अथवा जिसे पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न विंड, पश्चिमी पछुआ हवाएं अथवा वेस्टर्लीज कहा जाता है। पश्चिमी पछुआ हवाएं कह सकते हो इसको, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह सकते हो या वेस्टर्न विंड कह सकते हो। इन सब का अर्थ एक ही है, इन सब की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है और नवंबर के पश्चात फरवरी के बीच में यह बारिश राजस्थान और उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में होती है। राजस्थान में इसे मावठ कहा जाता है क्योंकि उस समय यह अधिकांशतः माघ के महीने में होती थी, तो माघ के महीने में होने के कारण इसे मावठ कहा जाता है। कुछ विद्वान इसका दूसरा कारण मानते हैं, चूंकि राजस्थान में बारिश कभी कभार ही होती थी, इसलिए राजस्थान के नागरिक बारिश के जल के प्रति बड़े ही संवेदनशील थे और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए वो मावठे बनाते थे। मावठा मतलब तालाब बनाते थे और उन तालाबों में वर्षा के जल को वो इकट्ठा कर लेते थे, इसलिए वहीं से मावठ बना है। और यह शीतकालीन जो मानसून है, मावठ है, ये रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती थी। तीसरा पॉइंट है राज्य में कम वर्षा के कारण। राजस्थान में वर्षा काफी कम होती है, औसत काफी कम माना जाता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम औसत माना जाता है। तो ये कम वर्षा के 3 कारण माने जाते हैं। पहला कारण यह है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून हवाएं चलती हैं जिनमें नमी होती है, बारिश लायक पानी होता है, वो उत्तर भारत के मैदानों को पार करते करते जब तक राजस्थान पहुंचती हैं तब तक उनमें से नमी की मात्रा सूख जाती है, इसलिए बहुत कम बारिश उनसे हो पाती है। दूसरा कारण है कि अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकराती नहीं है, समानांतर निकल जाती हैं। और तीसरा कारण ये माना जाता है कि जो मानसूनी हवाएं विभिन्न क्षेत्रों से आकर के थार के मरुस्थल के ऊपर से गुजरती हैं, तो थार का मरुस्थल गर्म रहता है और गर्मी पाकर के बादलों की जो नमी है वो बाष्पीकृत हो जाती है, भाप बन जाती है, ऊपर उठ जाती है, इसलिए बादलों में नमी कम हो जाती है तथा राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। ध्यान रखेंगे ये तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने कि राजस्थान में कम वर्षा के कारण क्या है। अब राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम वर्षा वाले जिले और स्थान कौन से हैं? राजस्थान में अधिकतम वर्षा होती है झालावाड़ जिले में, न्यूनतम बारिश होती है जैसलमेर जिले में, अधिकतम वर्षा का स्थान है माउंट आबू और न्यूनतम वर्षा का स्थान पहले फलौदी जोधपुर माना जाता था, अब सम तहसील जैसलमेर को माना जाता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट राजस्थान में वर्षा की मात्रा में परिवर्तन, यानी वर्षा की मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अगर आप मैप पर देखें ABCDE को तब आप परिवर्तन को देख सकते हैं, यानी ई से लेकर के यानी पूर्व दिशा से लेकर के ए दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर अगर आप जाते हैं तब वर्षा की मात्रा तेजी से घटती चली जाती है। इसी प्रकार आप दक्षिणी राजस्थान से उत्तरी राजस्थान की ओर जाएंगे तब वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है और विपरीत करने पर यह बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे तापांतर, पर्वतीय वर्षा और मानसून पूर्व की वर्षा, यानी राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर पाए जाते हैं थार के मरुस्थल में। तापांतर का अर्थ होता है दिन के तापमान में और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होना, यानी थार के मरुस्थल में रात्रि का जो तापमान है वो शून्य के आसपास पहुंच जाता है, जबकि दिन का तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस प्रकार अंतर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, जबकि राजस्थान के अन्य भागों में तापमान में अंतर इतना नहीं होता। तो जहां तापांतर अधिक पाए जाते हैं वहां पर मानसूनी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होती हैं। इसी प्रकार पर्वतीय वर्षा, यानी भारत में 3 प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। तो भारत में जो 90% वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा ही होती है और 10% जो वर्षा वो चक्रवातीय होती है और संवहनीय वर्षा भारत में नहीं होती है। संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे वाले क्षेत्रों में होती है, जबकि भारत भौगोलिक दृष्टि से 5 डिग्री से ऊपर है, 8.5 डिग्री से शुरू हो रहा है और राजस्थान तो बहुत ऊपर है, 6.5 से शुरू हो रहा है, इसलिए संवहनीय वर्षा भारत में नहीं होती, राजस्थान में भी नहीं होती। चक्रवाती वर्षा भारत में होती है लेकिन राजस्थान में नहीं होती। क्यों? क्योंकि राजस्थान के आसपास तटीय क्षेत्र है ही नहीं, समुद्र नहीं है, इसलिए चक्रवाती वर्षा नहीं होती। तब राजस्थान की जो संपूर्ण वर्षा है उसे पर्वतीय वर्षा माना जाता है। ऑरोग्राफिक रेट, पर्वतीय वर्षा का अर्थ है ऐसी वर्षा जो बादलों के पर्वतों से टकराने के कारण होती है। इसी प्रकार वर्षा के अन्य प्रकार भी होते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून कालीन वर्षा,
मानसून पश्चात वर्षा। राजस्थान में प्री मानसून बारिश होती है, कभी कभार राजस्थान में प्री मानसून बारिश हो जाती है। मानसून कालीन जो वर्षा है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। और मानसून पश्चात वर्षा को कहते हैं लौटते हुए मानसून से वर्षा, रिट्रीटिंग मानसून, यानी सितंबर के पश्चात मानसून उत्तरी भारत के मैदानों से लौटना शुरू करता है, लेकिन लौटते हुए मानसून से राजस्थान में कोई वर्षा नहीं होती है। यह लौटता हुआ मानसून आगे जाकर के भारत में तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा करता है। तो राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक माने जाते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इस कारण बारिश कम होती है और इसलिए अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक कहा जाता है, वाटरशेड, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून हवाएं टकराती हैं वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। इसलिए अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, वहां वर्षा सर्वाधिक होती है। जबकि पश्चिमी भाग है वहां बारिश नहीं होती, क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में आ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। तो अरावली पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की बजाय इसे पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए था। तो एक तो ये फैक्टर राजस्थान की मानसूनी जलवायु को प्रभावित करने वाला। दूसरा फैक्टर माना जाता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल हमेशा गर्म रहता है और गर्म होने के कारण मानसूनी हवाएं इससे बाष्पीकृत हो जाती हैं, मानसूनी हवा में जल कम हो जाता है, इसलिए बारिश नहीं हो पाती है। तीसरा फैक्टर है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तट से दूरी, तो जो स्थान समुद्र तट से जितना दूर होते हैं उनमें महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और महाद्वीपीय जलवायु में विभिन्नता बहुत ज्यादा होती है, विषमता बहुत ज्यादा पाई जाती है और मानसूनी हवाओं में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। और चौथा कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। जो स्थान समुद्र तल से जितने ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे स्थान हवाओं को, मानसूनी हवाओं को रोकने में सहायक होते हैं। लेकिन राजस्थान में मानसूनी हवाओं को पर अरावली पर्वतमाला रोक नहीं पाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की हाइट उतनी अब नहीं बची है। इसी प्रकार राजस्थान की जो जलवायु है उसमें अनियमितता और अनिश्चितता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, यानी मानसूनी जलवायु अनियमित है, अनिश्चित है, उसके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान के जलवायु पर ये संपूर्ण जानकारी हुई। जितना भी आपको बोल करके बताया है इसे आप ध्यान से सुन लेंगे और इसी पर आधारित अब हम टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए 3 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। ये पहला वीडियो लेक्चर है, इंडिया और राजस्थान का जीके हमने प्रस्तुत किया। दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा, फिर उसमें इंडिया और राजस्थान होगा, उसमें दूसरे टॉपिक होंगे इकोनॉमिक्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान का कल्चर पार्ट होगा, फिर तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। तो 3 वीडियो लेक्चर जब प्रस्तुत हो जाएंगे फिर उसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि आपके लिए टेस्ट सीरीज कैसे बनेगी और आप टेस्ट सीरीज को किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से RS3 परीक्षा से पहले हम आपका लगभग सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे और हम आपके लिए रियल टेस्ट सीरीज प्रस्तुत करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन, कहीं से चुराए हुए क्वेश्चन नहीं है, हमारा ओरिजिनल वीडियो लेक्चर है। इसी वीडियो लेक्चर्स में से आपको अधिकांश क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।